हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि मैं अपने 2 ईयर जर्नी में अपनी जो मेरी एरर नोटबुक थी तीनों सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो वो कैसे मैं मेंटेन करता था और मैं कैसे अपनी नोटबुक्स बनाता था। तो मेरे बगल में ही नोटबुक्स रखी हुई है मेरी। तो देखिए, सिंपली चलो पहले बायो से शुरू करते हैं। बायो में बेसिकली आपको नोटबुक में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे फॉर्म में जो एक्चुअली बिल्कुल सेंटेंस लिखा है कहीं भी वही बिल्कुल चेपना है। ऐसा नहीं है। आप जो पेपर में गलतियां कर रहे हैं और जो मतलब आप बाबा फैक्ट भूल रहे हैं या फिर फैक्ट में एक दो वर्ड जैसे कंफ्यूज कर रहे हैं आप, तो वो वाले फैक्ट लिखने हैं। जैसे पेपर में गलती हो गई या फिर आप घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं कि यार ये मेरे से डेटा याद नहीं हो रहा या फिर ये मेरे से इन्फॉर्मेशन याद नहीं हो रही, तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे अपने एनसीईआरटी आपको हो सकता है कि आप एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ें और आपको जितने भी फैक्ट्स मिले आप उस बुक में लिख दें। ऐसा मत करना, क्योंकि फिर वो बुक ही लो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर मतलब फ़ायदा क्या हुआ एरर नोटबुक बनाने का। एरर नोटबुक का मेन पर्पस है आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करवाना, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए। आपकी गलतियों का जो कंपाइलेशन है वो हो गया आपके एरर नोटबुक। तो जैसे ये देखो भाई, मेरी बायो की एरर नोटबुक थी। ये देखो, हर एक गलती जो मैंने करी है, मैंने बस एक शॉर्ट एक चैप्टर, जैसे यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है और साथ साथ यहाँ पे उसका एक छोटा सा पॉइंट बना रखा है, वो गलती ख़त्म। तो फिर ये देखो दूसरा पेज, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ मेरे, ऐसे मतलब 10 पेज तो भर गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आपको बस अपना चैप्टर लिख दिया, साइड में चैप्टर लिख दिया, मेन पॉइंट लिख दिया, कोई डायग्राम रिलेटेड है तो वो बना दिया, बस ख़त्म। और फिर ये आपको, और इन एरर नोटबुक्स का मेन पर्पस है, जैसे आप कोई पेपर देने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उससे पहले देख लिया, या फिर आप जैसे, और जब मॉक टेस्ट से पहले देख लिया और फिर मॉक टेस्ट के बाद, जैसे मान लो अब आप कोई मॉक टेस्ट दे के आ रहे हैं, कुछ गलती हो गई और वो गलती आपने ऑलरेडी लिखी हुई है पहले, मतलब एक गलती रिपीट हो गई आपसे, तो आप उसको देखें यहाँ पे फिर कुछ दिन बाद फिर से आप इस एरर नोटबुक को मतलब बार बार रिवाइज करते रहें कि क्या क्या लिखा था इसके अंदर हमने। जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल एक और लाया हूँ, चलो जैसे ये देखो, ये तो मैं पता है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीनों, ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट, फैसिकुलाटा मिडिल एंड रेटिकुलरिस इनर लेयर होती है। और ये तीनों कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं, पर कभी कभी वो लोग भूल जाते हैं कि कौन सी लेयर कौन सा कॉर्टिकॉइड रिलीज करती है। तो ये ध्यान में रखना है। ये आप मान लीजिए आप ये इन्फॉर्मेशन भूलते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, चैप्टर का नाम लिख दो लेफ्ट में, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एंड इतना सा बस एक ये लिख दो, खत्म। तुम्हें बस याद रहेगा कि ये लिखा था मैंने और ये मेरे को याद नहीं रहता था। एक और ये चीज़ देखो, रेनिन और रेनिन। अच्छा, रेनिन पता है, तो रेनिन तो पता है तुम्हें क्या होता है, बताओ भाई रेनिन क्या होता है। रेनिन तो वो हार्मोन होता है, रास मैकेनिज्म पढ़ा था ना हमने, किडनी में फंक्शन के, जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, रेनिन हार्मोन। तो वो रेनिन किडनी रिलीज करती है। अब रेनिन क्या है, ये अलग चीज़ है। ये वैसे तो वैसे ये है एक स्टमक एंजाइम, ये एक स्टमक एंजाइम है। पर आप बोलोगे कि भाई जो डाइजेशन वाला चैप्टर है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, वो तो हट चुका है सिलेबस से। पर मैं ये कहूँगा भाई कि ये लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि बस तुम्हारी हल्की सी वर्डिंग चेंज कर दे। वो किसी लिखेंगे इन्फॉर्मेशन करेक्ट रेनिन के बारे में, जो किडनी वाला हार्मोन था, बस इसकी स्पेलिंग की जगह वो स्टमक के एंजाइम की स्पेलिंग लिख देंगे डबल एन करके। और तुम लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो तुम उसको सही मान लोगे, जबकि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डबल एन वाला होता है वो तो एक स्टमक एंजाइम है। समझ रहे हो। ये अब मेरे को ये हुआ था मेरे साथ एलन के पेपरों में। उन्होंने रेनिन जो हार्मोन है किडनी वाला, उसकी जगह स्टमक एंजाइम का डबल एन वाला वो डाल दिया और वो स्टेटमेंट गलत कर दी उन्होंने, तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो बस इसमें क्या कर सकते हो, रेनिन की जैसे एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा रेनिन अंडरलाइन करके, इसके आगे इसका लिखा कि क्या होता है, एक ये किडनी के रेगुलेशन में काम करता है। ठीक है, ऐसे लिख दिया, और मतलब किस मैकेनिज्म का पार्ट है वही, ऐसे RAAS। और फिर दूसरे नीचे लिख दिया रेनिन 2 वाला, इसमें आगे लिख दिया कि ये एक स्टमक एंजाइम है। और ऐसे बस इसको इतना लिख दो, तो बस याद रहेगा कि भाई रेनिन और डबल एन वाला रेनिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो गलती नहीं करोगे बाद में।
तो ये होता है हमारा बायो का। तो बेसिकली कुछ कंफ्यूज हो, कुछ बार बार भूल जाते हो फैक्ट, तो वो वाले फैक्ट बायो की एरर नोटबुक में लिखने होते हैं। तो कमिंग टू केमिस्ट्री नाउ, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बताऊंगा भाई कि पहले तो अपने आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो आप उनको डिवाइड करो कुछ, कि मतलब कैसी टाइप की मिस्टेक है। जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है, फॉर्मूला मिस्टेक हो सकती है कि भाई फॉर्मूला याद नहीं रहा, या फिर फॉर्मूला में जो 2-3 कॉन्स्टेंट होते हैं वगैरह वो गलत हमने वैल्यू रख दी, तो वो हो सकता है। या फिर तुमने यूनिट की गलती कर दी, यूनिट कुछ और रखी थी और निकाला किसी और यूनिट में, तो उससे गड़बड़ हो सकती है। फिर कैलकुलेशन एरर हो सकती है कि भाई सॉल्व करते करते प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कहीं भूल गए। और फिर एक हो सकता है कंसेप्चुअल मिस्टेक। तो ये अपनी एक बेसिकली ऐसा होता है ना, ये फिजिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एक मतलब अपना एक टेबल सा बना लो, पूरा एक टेबल बनाओ। जैसे कि मैं ये तो चलो मैं आपको बताऊंगा अभी, फॉर एग्जांपल एक ऐसे पूरा टेबल सा बना लो। जस्ट मेक अ टेबल, यहाँ पे ऐसे लिख दो, जैसे कि यहाँ पे आपने वो बनाए कि ये कंसेप्चुअल थी, यूनिट टाइप कैलकुलेशन एरर थी, कैलकुलेशन एरर थी, या फिर मतलब और क्या क्या एरर होती है हमारी, या फिर हमारी फॉर्मूला एरर थी, फॉर्मूला भूल गए थे हम, तो जैसे ये तीन ही ले लेते हैं। तो एक बार कोई गलती हुई तो यहाँ पे बस एक 1 लगा दिया या फिर मतलब टिक कर दिया एक बार, वो आपकी इच्छा जो करना है। और मान लो एक हमारी कॉन्सेप्ट की 3 गलतियाँ हुई तो 1+1+1 ये ऐसे, या फिर 3 टिक लगा दिए, तो वो आप पे डिपेंडेंट है। बस एक ट्रैक रखो कि मैं किस एरिया में कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ, तो उस एरिया को फिर आप इंप्रूव करने की सोचो। जैसे मान लो भाई आपकी कैलकुलेशन में बहुत सारी गलतियाँ हो रही है, बार बार गलतियाँ हो रही है, ठीक है, तो आप सोचोगे भाई मैं अपनी कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करूँ। कंसेप्ट में गलती हो रही है बार बार, आप देखो अपने टेबल में, तो फिर आप देखोगे भाई मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करूँ, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लूँ, मैं कोई सर से एक बार अपना डाउट क्लियर करवाऊँ, तो वैसे। तो ये आपको इस तरह हेल्प करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के लिए मैं ये बोलूँगा कि जैसे आप बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, रिजेंट्स होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, तो अगर आप कोई 2 रिएक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर मतलब आपको रिएजेंट्स याद नहीं रहते, तो आप उनको ऑर्गेनिक में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये रही मेरी कॉपी। तो 3-4 ऐसी रिएक्शन होती थी जो मैं बार बार भूल जाता था। फॉर एग्जांपल ये 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई हैं, वो तो जो ऐसे पेपर में आती रहती थी। ये देखो, जैसे ये रीमन टीमन रिएक्शन वगैरह मैं कभी कभी भूल जाता था क्या करते थे, क्या मैकेनिज्म होता था इनके अंदर, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ऐसी और मैंने बहुत सारी रिएक्शनें लिखी हुई हैं। ये देखो दूसरा पेज, थोड़ी एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी हैं इसके अंदर जो मेरे पेपरों में आती थी। ये देखो विलियमसन सिंथेसिस लिख रखा है, इटार्ड रिएक्शन लिख रखी है। तो ऐसी मेन मतलब आपको अगर कुछ याद नहीं आ रहा या फिर मतलब आप रिएक्शन का मैकेनिज्म भूल जाते हैं, रिएजेंट भूल जाते हैं, तो वो लिख दो। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखो ये एनसीईआरटी का ही उठाया है मैंने। टोलुइन के अंदर हमने CrO2Cl2 विद CS2 डाला, सॉरी। तो ये रिएजेंट है, अगर ये डाला और फिर बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करा तो ये इटार्ड रिएक्शन है। पर इसी के बहुत सिमिलर इन्होंने एक दूसरी रिएक्शन भी दे रखी है, इसमें इन्होंने क्रोमिक ऑक्साइड यूज़ कर रखा है। इसमें क्या कहते हैं इसको, एनहाइड्राइड में डाल रखा है इन्होंने, एसिटिक एनहाइड्राइड में इन्होंने क्रोमिक ऑक्साइड यूज़ कर रखा है। काइंड ऑफ सिमिलर टाइप का देखो तो मतलब एक इंटरमीडिएट बनता है और फाइनल प्रोडक्ट वही बेंजाइलडिहाइड ही बनता है। तो ये दोनों बहुत ही सिमिलर रिएक्शन है, पर कुछ लोग हो जाएंगे कंफ्यूज कि भाई इटार्ड में हम ये यूज़ करते थे या ये यूज़ करते थे। तो ऐसे मेरे साथ हो चुका है ये, तो मैं ये देखो एक और एग्जांपल लाया हूँ तुम्हारे लिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है भाई आपको वो एक्सेप्शंस, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं जो फॉलो नहीं करते जनरल रूल्स को, तो वो पॉइंट्स लिख दो, वो पॉइंट्स लिख दो जो आप बार बार भूल रहे हो, बार बार गलत कर रहे हो। जैसे ये देखो प्लीज़ क्रॉस, और एक और बात, प्लीज़ क्रॉस चेक विद एनसीईआरटी। अगर आपको ऐसा कोई फैक्ट मिलता है, मतलब गलती करते हो जो एनसीईआरटी में लिखा है, तो फिर भी मतलब लिखने से पहले, क्योंकि आंसर की में कभी कभी वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, लिखने से पहले एक बार हर क्वेश्चन को चेक कर लेना कि इसका कोई कहीं एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा। जैसे एक और चलो आपको दिखाते हैं इनऑर्गेनिक का। ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, पेपर से उठाया मैंने, मेरे पास अभी पेपर पड़े हैं मेरे पास सारे। ये देखो इसका मैंने ये क्या लिखा, यहाँ पे क्या गलती हुई मेरे से। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोड बाय एक्टिनॉइड्स इज +3 विद अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बीइंग दिस। द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय दीज एलिमेंट्स। इनका ऑर्डर बताना था, क्या ऑर्डर होना चाहिए था। तो भाई मेरे को याद नहीं था, मैंने ए और बी में गड़बड़ी कर दी।
मेरे को लगा एमेरिसियम की नेपटूनियम से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, गलत था। और ये दे रखा है एनसीईआरटी के टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट्स के। तो मैंने सिंपली क्या करा, ये देखो, बस वो जो मेरे टेबल में को याद नहीं रहती थी, मैंने बस वो एक टेबल लिख दी। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरेनियम 6, नेपटूनियम 7, ये देखो प्लूटोनियम, नेपटूनियम 7, और फिर यहाँ पे अमेरिशियम वापस 6। तो ये बस मैंने टेबल लिख दी ताकि मेरे को ये जब मैं भी कॉपी खोलूँ, मैं इसको रिवाइज करूँ, तो मेरे को याद आ जाए कि ये गलती करी थी मैंने और मैं इसमें ये भूल गया था। तो इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर आना था 4th ऑप्शन। मैंने क्या करा, सेकेंड ऑप्शन। मेरे को DC श्योर था, पर मेरे को A और B में कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो ये हमारी केमिस्ट्री के लिए हो गया। अब फिजिक्स में क्या होता है ना, देखिए मैं ऑनेस्टली कहूँगा आपको, मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी जो फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल एरर्स बहुत कम होती थी, ना के बराबर। मतलब पूरे ईयर में मैक्सिमम 2 और 3 कंसेप्चुअल एरर होती थी मेरी। तो उसके मैंने वैसे लर्निंग कॉपी बनाई, पर उसमें मेन मेरा एक टेबल ही था। टेबल जैसे मैंने आपको ये ऊपर बताया था केमिस्ट्री के लिए टेबल, कि कंसेप्चुअल टाइप की एरर हुई, कैलकुलेशन टाइप की एरर हुई, फॉर्मूला भूल गया। तो मेरी मेन एरर होती थी कैलकुलेशन में, या फिर सिली मिस्टेक होती थी। तो उन्हीं को मैंने इम्प्रूव करा। तो बेसिकली इसमें भी आपको अपनी गलतियों को डिवाइड करना है कि मेरी कंसेप्चुअल एरर हुई, फॉर्मूला टाइप की एरर हुई, कैलकुलेशन हुई, या सिली मिस्टेक होगा कि मैंने ऑप्शन गलत भर दिया या रेशियो उल्टा निकाल दिया। ठीक है, तो उसके लिए आप टेबल बनाइए। और मान लीजिए आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है, तो सिंपली जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लाता हूँ कंसेप्चुअल मिस्टेक का। भाई एक ब्लॉक रखा है 10 किलो का ज़मीन पे, और उसका स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ज़मीन और ब्लॉक के बीच में 0.6, और 10 किलो का ब्लॉक था। अब मैंने उसके ऊपर लगाया 25 न्यूटन का फोर्स। तो बताओ कि इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ब्लॉक पे लग रहा होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा ब्लॉक पे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सीधा म्यू एन कर देंगे, म्यू एस एन कर देंगे, 0.6 इंटू एन मतलब mg, 10 इंटू 10 मतलब कि 60 न्यूटन। तो ये 60 न्यूटन आंसर लिख देंगे, जो कि गलत है। 60 न्यूटन नहीं है। देखो ये चीज़ है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन नहीं, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कंटिन्यूसली, मतलब वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 25 न्यूटन लग रहा है फोर्स, तो फ्रिक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि वो भी सिर्फ 25 न्यूटन लगाए। ये जो 60 न्यूटन है ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है जो फ्रिक्शन पहुंच सकता है, ये उसकी करंट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स कैन बी लेस देन और इक्वल टू, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू एस एन। तो ये गलती होती थी पहले मेरे से। एक एग्जाम्पल था मेरी कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स का। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि बस एक डायग्राम बना दिया, फिर यहाँ पे नीचे लिख दिया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और वो दैट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू म्यू एस एन, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेन आपको बता दिया मैंने कि अपनी एरर नोटबुक मेंटेन कैसे करनी है, क्या मतलब क्या क्या लिखना होता है आपको एरर नोटबुक में। अच्छा, जब भी आपका कोई भी पेपर हो, आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, आप अपनी गलतियाँ देखें कि मैंने क्या गलतियाँ करी दूसरा पेपर शुरू करने से पहले। उनको एनालाइज करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, एंड देन उसको अपनी एरर नोटबुक में ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं आप, एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। तो इफ़ यू फाउंड टुडेज वीडियो हेल्पफुल गाइज, प्लीज़ leave anything, any doubts in the comments if you have any, and thank you for watching. Subscribe to my channel. Thank you. Oh my body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.